सो हेलो, वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल रिफा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं अपनी 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को विलन भी बोलते हैं। इसका थोड़ा इसमें ना कंसंट्रेशन टर्म्स रहती हैं, तो हमें कंसंट्रेशन टर्म्स हमने मोल कॉन्सेप्ट 11 में पढ़ा रहता है, तो इस वजह से हमें इसका बेसिक आइडिया रहता है। और इस वजह से ये हमें सॉलिड स्टेट, जो किसी ने हमारी फर्स्ट चैप्टर में दिमाग का रही कर रखी है, वो चैप्टर के कंपेरेटिवली ये ईजी लगता है हमको, ठीक है। इसलिए ये मेजॉरिटी बच्चों का फेवरेट चैप्टर भी होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर में 3 चीज़ें बहुत ध्यान से समझना, पूरे फोकस के साथ। पहली है तुम्हारी हेनरीज लॉ, सेकंड है तुम्हारी रॉल्स लॉ, और थर्ड है तुम्हारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। इन चीज़ों को तुम अच्छे से समझ लो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन चीज़ों को तुम अगर ध्यान नहीं दोगे, इन पे फोकस नहीं करोगे, तो वो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वन शॉट है, इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। तो चलो बिना किसी बकवास के सीधे आते चैप्टर पे और समझते आखिर सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। तो आ जाओ अपने सॉल्यूशन की फर्स्ट स्लाइड में, जो कि क्या है हमारी व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। पहले तो समझो सॉल्यूशन चीज़ क्या है, विलियन होता क्या है। तो इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, मतलब एक या एक से ज़्यादा मिक्सचर का एक वो होमोजीनियस मिक्सचर का सब्सटेंस होता है, जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि होमोजीनियस मतलब क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसकी कंसंट्रेशन या फिर कंपोजिशन या फिर प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर्स कहलाता है, ठीक है। ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के मिलके मिक्सचर है, जाहिर सी बात है, दो चीज़ों को मिला के तो हम मिक्सचर बना रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। तो वही हमारा सॉल्यूशन होता है। अब जब तुम किसी लिक्विड में, ठीक है, ये तुम्हारा ए लिक्विड हो गया, ये तुम्हारा बी लिक्विड हो गया, तो जब ए और बी में कोई एक चीज़ ज़्यादा होगी तुम्हारी और एक चीज़ कम होगी, तो वो हम कैसे, उसको क्या बोलते हैं, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। प्रेजेंस इन लार्ज अमाउंट मतलब सॉल्वेंट, और प्रेजेंस इन लेस अमाउंट जो छोटी कम चीज़ में होती है। जैसे तुम्हारा मान लो तुम्हारी हो गई शरबत, शरबत में चीनी हो गई तुम्हारी क्या, सॉल्यूट, और तुम्हारा पानी हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट, ठीक है। आगे बात समझ में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मोस्टली जो है तुम्हें सॉल्यूट को बी करके रिप्रेजेंट करने मिलेगा और सॉल्वेंट होगा तुम्हारा ए से रिप्रेजेंट, मोस्टली केसेस में, ठीक है। बाकी तुम चाहे जो सोच लो, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो सॉल्यूशन का एक वो एग्जाम्पल होता है क्या, एक लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन है, जाहिर सी बात है, एक चीज़ तो लिक्विड होगी ना। सॉल्यूशन मतलब एक चीज़ में कुछ मिला रहे हैं ना, तो एक चीज़ हमारा लिक्विड होता ही है। तो या तो उस लिक्विड में अगर हम गैस मिला दें, तो एग्जाम्पल होता है उसका CO2 प्लस वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। या लिक्विड प्लस लिक्विड कर दे, जैसे जूस हो गया हमारा, जूस प्लस वाटर हो गया, ठीक है। हमारी मतलब कुछ भी मिक्स कर दिया ना, हमारे दूध वाले भैया दूध में पानी मिक्स कर देते हैं ना, वो उनका लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। अब आता है तीसरा क्या, सॉलिड प्लस लिक्विड मतलब शुगर प्लस वाटर। शरबत हो गया हमारी, चाय हो गई थी ना, चाय में भी तो हम दूध में जो है चाय पत्ती तो डालते हैं, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल हो गए। अब ये क्या है, ये हमारे लिक्विड सॉल्यूशंस में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं, तो अगली क्या है हमारी, अगली हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, हम जो अपना लिक्विड मिक्सचर बनाते हैं, वो चीज़ में जो डालते हैं वो आखिर क्या है, जो हमने वो कितना डाला है, हमने वो कितना यूज़ हुआ है, इस उसी को निकालने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। पहले आती है हमारी मास परसेंटेज, सेकेंड आती है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड है हमारी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और भी हैं आगे इंपॉर्टेंट है, ये तो बस बेसिक है जो आपको पता ही होता है ना। जैसे मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास है एक मिक्सचर में तुम्हें दिया है 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। 10 ग्राम ग्लूकोज दे दिया तुमको, किसमें, 10 ग्राम ग्लूकोज दिया तुम्हें 90 ग्राम पानी में, ठीक है। तुम्हें इसका क्या निकालना है, तुम्हें इसका मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, तुम लगाओगे मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है तुम्हारा ग्लूकोज है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तुम्हारी ग्लूकोज है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज थोड़ी थोड़ी लेस अमाउंट है, वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट है क्योंकि इसका लार्ज अमाउंट है, ठीक है। तुम्हारा क्या, तुम्हारा एक ग्लूकोज हो जाएगा सॉल्यूट, इसका मास कितना दिया है 10 ग्राम। बाकी तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अब वाटर और ग्लूकोज मिला के तुम्हारा एक सॉल्यूशन मिक्सचर बन रहा है ना, तो वाटर और तुम्हारा ग्लूकोज मिला के क्या हो जाएगा 10 + 90। अब यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे, हमें परसेंटेज पे चाहिए, तो 10/100 इंटू 100, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, ये आ गया हमारा क्या 10%, क्या आ गया ये मास परसेंटेज आ गई। अब इसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज में आ जाता है, ठीक है, लीटर में दे देते हैं, मास बाई वॉल्यूम का आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक है तो आते ही होगा, तो ये एग्जाम्पल के लिए बता दिया। अब आ जाओ क्या मोल फ्रैक्शन में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन देखो क्या होता है,
किसी चीज़ का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जैसे हमें किसी ए लिक्विड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस ए के मोल होते हैं अपॉन, देखो उस सॉल्यूट के मोल लेते हैं और पूरे सॉल्यूशन के मोल लेते हैं, ठीक है। अब मोल का फॉर्मूला तो पता है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये होता है क्या, मोल का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना तुमको, है ना। तो भाई तुम्हें अपना सॉल्यूट का रखना है, सॉल्यूशन का मोल रखना है, इनको ओपन अप करके लिख दो सिंप्लीफाई करने के लिए। देन उसके बाद तुम्हारा क्या, मोल फ्रैक्शन ए का निकल आ जाएगा। अब एक और चीज़ याद रखो, जैसे तुमने ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, अब तुम बी का भी पूछा है तो तुम ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। तुम क्या करो, ये फैक्ट होता है क्या, एक्स से प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो तुम मोल फ्रैक्शन ऐसे भी निकाल सकते हो। तुम्हें एक्स की वैल्यू पता चल गई, तुम्हें बी की निकालनी है, इसको इसके पास ले जाओ माइनस करो तो तुम्हारे पास तुम्हारी बी की भी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। तो ये याद कर लेना, ये पता ही होता है फिर भी ये याद ही होगा। अब आ जाओ क्या, पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। अगर किसी ने तुम्हें ए का पीपीएम निकालना है तो मास ऑफ ए, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक है। 10⁶ से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा पीपीएम निकल के आ जाएगा। कंसंट्रेशन टर्म्स के जब रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के पूछ लिए जाते हैं फॉर्मूला वेज, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है ये, इसलिए इसको रट लेना। अगला आता है क्या, मोलैरिटी एम, ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, इस पर लगा लो क्या चांसेदार, ये बार बार तुमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मोलैरिटी का देखो, मोलैरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसका यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर रहती है मोलैरिटी की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड। ये लिक्विड में ही होगा, अगर एमएल में है, अगर तुमको एमएल में दिए तो तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर लीटर में दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखोगे, उसके बाद अपॉन में वॉल्यूम कर दोगे, वॉल्यूम लीटर में है तो ठीक है, अगर एमएल में है तो क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मोल का फॉर्मूला वो ओपन अप करके लिखना लेना, अपनी वॉल्यूम जो भी तुम्हें गिवन हो वो लिख लेना, तुम्हारी मोलैरिटी निकल जाएगी। एक बात याद रखना, मोलैरिटी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, किसके, टेम्परेचर के, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब सेकेंड आ जाओ क्या हमारी मोलैलिटी में, मोलैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें भी चांस सितारे लगा लो। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर केजी सॉल्वेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लो अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट ले लो केजी में। वो हम क्या, मोलैरिटी हम लिक्विड में मेजर करते हो, ये हम केजी में मेजर करते हैं। केजी वो चलेगा, अगर ग्राम में है तो हमें वही क्या 100 to 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तुम्हारी क्या मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। हमने कंसंट्रेशन टर्म्स अपनी कवर कर ली। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखो, अब आ जाओ क्या, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब कौन सी चीज़ किस में डिजॉल्व हो रही है, वुड सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। इसका देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एट गिवन टेम्परेचर मैक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 मिलीमीटर सॉल्वेंट सो दैट सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, ठीक है। फिर मिलाना होता है उसमें, मतलब चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखो एक बात समझो, क्या बताना था मुझे, कहाँ बताऊँ, चलो इधर ही देखो। एक चीज़ समझो, हम इस चैप्टर में जो है क्या, जब हमारी गैस और लिक्विड की बात होती है तो हम यहाँ पे हम एक फॉर्मूला, मतलब जब भी तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब न्यूमेरिकल तब तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें इसमें तुम 3 मेजर फॉर्मूले पढ़ते हो क्या, हेनरीज लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो अगर जब तुम्हारा क्वेश्चन आए तुम्हें देखना है कि चीज़ें हैं क्या, तुम्हारा लिक्विड किस में, तुम्हारा जो चीज़ें हैं वो गैस प्लस लिक्विड है, तो तुम्हारा क्या यहाँ पे क्या लगेगा, तुम्हारा यहाँ पे लगेगा हेनरीज लॉ, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। हेनरीज लॉ लगेगा। अगर तुम्हें लिक्विड प्लस लिक्विड दे दिया जाए तो तुम्हारे यहाँ पे लगेगा रॉल्स लॉ, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लगेगा रॉल्स लॉ। और अगर तुम्हारा सॉलिड प्लस लिक्विड दे दिया जाए तो तुम्हें लगानी है क्या, अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, इसको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते भाई, चांद सितारे बना लो। ये तुम्हारा न्यूमेरिकल में बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम फॉर्मूला कौन सा लगाए। तो तुम ये हिंट से देखना कि चीज़ें मिल क्या रही है, सॉलिड प्लस लिक्विड मिल रही है, लिक्विड प्लस लिक्विड मिल रही है, गैस प्लस लिक्विड लग रही है, जो लग रही है उसी का फॉर्मूला बस तुम्हें लगाना है, तुम्हारा आंसर निकल आएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ वापस से अपनी सॉल्युबिलिटी में, समझो सॉल्युबिलिटी क्या है। तो बताया ना सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कौन सी चीज़ इसमें जितना डिजॉल्व हो रही है, कितनी डिजॉल्व हो रही है, वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे। सॉलिड इन लिक्विड तो मतलब जैसे सॉलिड इन लिक्विड तुम समझ लो तुम्हारी क्या, शरबत हो गया तुम्हारा, शरबत में क्या तुम्हारा पानी है, पानी में तुम शक्कर मिला रहे हो, सॉलिड हो गया, शक्कर सॉलिड हो गई, तुम्हारा पानी लिक्विड हो गया, तो वो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया।
अब ये ना क्या प्रेशर पे डिपेंड करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें जो सॉलिड तुम्हारी जो शक्कर है वो क्या है, सॉलिड है और रिजिड है और इनकम्प्रेसिबल है, तो कोई घंटा इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम चाहे जितना प्रेशर लगाओ, क्योंकि सॉलिड रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, तो प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट टेम्परेचर से बहुत इफेक्ट होता है। क्या तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे जितना, अब देखो चाशनी याद करो, यहाँ पे ना चाशनी लिख दूँ मैं, बस चाशनी पढ़ के ना तुम्हें ये चीज़ें भी नहीं याद करनी, तुरंत तुम्हारे दिमाग में रिकॉल हो जाएगा चाशनी। क्या देखो, चाशनी को जब हम शक्कर में पानी डाल के उसको गैस में ऑन रखते हैं, तो हम जब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमारा जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा चाशनी उतनी ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, है ना, पानी में। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और ये क्या, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। क्या? क्योंकि हमें इसमें हीट मिलती है। ठीक है, हम इसमें हीट जो है, क्या हमें ये हीट जो है देता है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब वहीं अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, एक और पोजीशन आती है। क्या? एक ये इसका एक और चीज़ रख लो, ये बहुत चीज़ मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है लोगों को, तो इसमें एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। एक होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या? इसमें क्या होता है, तुमने तो NaOH मालूम है, NaOH बेस होता है, इसकी छोटी छोटी जो है वाइट वाइट गोलियाँ होती हैं, है ना। जब हम इसको पानी में मिलाते हैं, बीकर में डालते हैं, तो ये अपने आप गर्म हो जाता है और हमें उल्टा हीट देता है, हमें खुद हीट देता है। मतलब तुम इसमें बीकर में डालोगे, वो गोलियाँ पानी से मिलाओगे, तुम्हारा ये हीट रिलीज़ करेगा, है ना। तो वो क्या होता है, तुम्हारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी घटती है। क्या? इसकी सॉल्युबिलिटी घटती है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक करके टिप में तुमको याद होना चाहिए। और चाशनी से मैंने बता दिया कि टेम्परेचर पे कैसा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, किसमें? सॉलिड और लिक्विड के लिए ये चाशनी वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब आगे देखो क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड समझो क्या, गैस इन लिक्विड तुम समझ लो अपनी कोल्ड ड्रिंक, है ना। इससे बेस्ट एग्जाम्पल मैं क्या ही दूँ तुम्हें, कोल्ड ड्रिंक सोचो। ठीक है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। हाँ भाई, तुम्हारी जो कोल्ड ड्रिंक होती है, ये कोल्ड ड्रिंक है तुम्हारी, उसका जो ढक्कन रहता है कितना तुम खोलते हैं, एकदम टुक्के से खुलता है ना। तो उसको क्या हाई प्रेशर पे बंद करते हैं, ताकि हमारा जो गैस है, मतलब जो प्रेशर है, वो हाई प्रेशर पे बंद करे, ताकि हमारी गैस उस पर रह जाए। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा हमारा, जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रेशर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तुम कोल्ड ड्रिंक करके याद रखोगे ना, इधर पे यहाँ पे लिख लो क्या, कोल्ड ड्रिंक। तुम्हें फालतू का ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक याद रखो, आ जाएगा समझ में। अब ये तुम्हारा ये चीज़ बताई किसने, इस पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। किसने दिया? हमारे हेनरी बाबा ने। ये बस कोई काम नहीं था, फालतू थे, मतलब कोई बात नहीं, गलती से निकल गया मेरे मुंह से। तो हेनरीज बाबा ने हमें एक बताया कि क्या हमारे प्रेशर पर हमारा सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। इसका पहले डेफिनेशन पढ़ लो, क्या होता है ये हमारी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब ये तुम्हारा बीकर है, बीकर में देखो ये तुम्हारा है क्या, बीकर। इस बीकर में ये कुछ लिक्विड है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा लिक्विड है। अब इस लिक्विड का कुछ तो वेपर प्रेशर होगा ना सरफेस पे, तो ये तुम्हारा वेपर प्रेशर हो गया। अब तुम जितना ज़्यादा इसमें प्रेशर लगाओगे, उतनी ज़्यादा इसका क्या, तुम्हारी लिक्विड फेज का तुम्हारा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है क्या, लिक्विड फेज के, किसके, मोल फ्रैक्शन के। तुम्हारा वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा तुम प्रेशर लगाओगे तुम्हारी मोल फ्रैक्शन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये तुम्हारे किसने दिया, तुम्हारे हेनरी बाबा ने दिया। किसके लिए दिया, तुम्हारे गैस इन लिक्विड के लिए दिया। ठीक है, और जब तुम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएगी तो एक कांस्टेंट आएगा क्या, KH। KH क्या होता है, तुम्हारा हेनरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, KH क्या होता है, तुम्हारा हेनरी कांस्टेंट होता है। और PA क्या है, तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर प्रेशर। तुम्हारे वेपर गैस A का वेपर प्रेशर होता है, और X क्या है, तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, लिक्विड फेज का तुम्हारा ये मोल फ्रैक्शन होता है, ये तुम्हारा वेपर प्रेशर होता है, और KH क्या है, तुम्हारा हेनरी कांस्टेंट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चांद सितारे लगा लो इसमें, बल्कि चांद सितारे तो इसमें भी लगाने बनते हैं भाई। ठीक है, आगे बात समझ में, हेनरी लॉस। ठीक है, अब ये देखो, अब जैसे तुम्हारे पास कोई बीकर में एक लिक्विड है, क्या ये लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है तो उस लिक्विड का कोई वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो जब तुम इसमें प्रेशर लगाओगे ऊपर से, तो तुम्हारा ये क्या, ये सॉल्युबिलिटी तुम्हारी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, वही बताए और बी की मदद से। अब देखो, तुम्हारा पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट इंटू XA के, मोल फ्रैक्शन के, तुम्हारा KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब तुम इस मोल फ्रैक्शन को जब पार्शियल प्रेशर के अपॉन में ले आओगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के। मतलब तुम्हारा पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के। ठीक है, तो मतलब क्या, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तुम्हारी गैस कांस्टेंट के।
क्या समझे? अगर तुम्हारी गैस कांस्टेंट ज़्यादा है तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी घट रही है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बात इतना समझो, ठीक है। अब इसका ना ग्राफ भी देख लो, जैसे कई दफ़ा ना ग्राफ पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देखो इसका, कौन सा कलर, ये वाला ले लेते हैं। देखो ग्राफ इसका इधर, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा पार्शियल प्रेशर हो गया इधर, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट हो गया इधर। अब देखो इनके बीच क्या रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, ठीक है। तो लेकिन तुम्हारा प्रेशर, तुम सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो तुम्हारा गैस कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो ये तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा रहने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखना, कई दफ़ा पूछ लेते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। किसी चीज़ को भी हल्के में मत लो। वैसे भी ये वन शॉट है तो इसमें बहुत क्रिस्प तरीके से मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो पूरी समरी देख लो यहाँ पे, क्या एक जगह मैंने समरी भी बता दी। क्या है ये, सॉलिड इन लिक्विड हो तो क्या तुम्हारे प्रेशर पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ये याद रखना, क्या सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड तो रिजिड होते हैं, तो जितना प्रेशर है वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। बट तुम टेम्परेचर में बहुत फर्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? कैसे? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। और एक और केस आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये चीज़ याद रखना। तुम बस ये शॉर्ट नोट में लिख दो, भले ये मत लिखो जो मैंने पहले बताया वो मत लिखो, ये लिख लो। और यहाँ पे ना सॉलिड करके लिख लो, सॉलिड रिजिड होते हैं, तो वो तुम्हें तुरंत क्लिक हो जाएगा। जितने ज़्यादा मिनिमाइज़ करके तुम अपने नोट्स बनाओगे उतना ज़्यादा तुमको एग्जाम से एक दिन पहले बेनिफिशियल होगा वो, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या था हमारा, गैस इन लिक्विड ना। गैस इन लिक्विड क्या प्रेशर पर डिपेंड करता है। तुम प्रेशर बढ़ाओगे तुम्हारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कोल्ड ड्रिंक एग्जाम्पल दिया था मैंने, याद करो। कोल्ड ड्रिंक पे कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगे उतनी ज़्यादा ठक्के से खुलने में मज़ा आती है बॉटल, ठीक है। इसी तरह तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। कभी कोल्ड ड्रिंक कभी कोल्ड ड्रिंक गर्म सुनी है? कोई कोल्ड ड्रिंक गर्म पीता हो, भाई मुझे गर्म कोल्ड ड्रिंक देना, कभी सुना है? नहीं ना। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज़ याद रखना। भले ही वो वाली चीज़ें तुम जो है ना, ये सब चीज़ें ना लिखो अपने नोट्स पे, शॉर्ट नोट्स में, बट इस चीज़ को मत छोड़ना। ये चीज़ मैंने तुम्हारे लिए ही लिखी है। आगे देखो क्या है। अब आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ पढ़ लिया। अब उसकी कुछ 1 2 3 करके वो एप्लीकेशंस हैं जो कई दफ़ा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आओ इसको समझते के करके। कहाँ समझे इसको, कहाँ बताऊँ मैं? फ्लिप काम करो, इधर ले लो एक एक्स्ट्रा पेज। पहली क्या है हमारी एप्लीकेशन, पहली हमारी सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल तो बताया था ना मैंने, मतलब अभी कोल्ड ड्रिंक देखा है ना तुमने। पहला क्या है, पेन ले लो। पहला क्या है तुम्हारा, पहला है तुम्हारा क्या, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक ले बोलो, सॉफ्ट ड्रिंक बोलो, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है इधर। अब कोल्ड ड्रिंक देखो, हाई प्रेशर, जितना ज़्यादा हाई प्रेशर पे तुम उसको क्या ढक्कन बंद करोगे, उस पर जितना प्रेशर बना के उसको सील बंद करोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। सील एट हाई प्रेशर पे हमारी सॉल्युबिलिटी कोल्ड ड्रिंक की बढ़ जाती है। ये एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है कोल्ड ड्रिंक की हेनरीज लॉ की एक एप्लीकेशन होती है। सेकंड एप्लीकेशन कौन सी थी हमारी थी, एक सेकेंड, कौन सी थी हमारी, थी हाई एल्टीट्यूड्स की। मतलब तुमने उन लोगों को देखा होगा ना जो पहाड़ों पे जाके, वो पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके बैठे रहते हैं तो जब वो वापस आए तो उनसे एक्सपीरियंस पूछना, तो तुमको बताएंगे कि भाई उनकी तो सांस अटक रही थी, सांस दम घुट रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो तुम्हारे क्या, वहाँ पे प्रेशर पहली बात तो बहुत कम होता है, ठीक है। प्रेशर बहुत कम होता है, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। क्या उनका ऑक्सीजन के अंदर, उनके ऑक्सीजन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से उन्हें क्या हो जाता है, एनॉक्सिया हो जाता है। एनॉक्सिया क्या होता है? एनॉक्सिया एक बीमारी क्या, एक पोजीशन हो जाती है उस टाइम पे, जिसको जब हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्टलेस हो जाती है, मतलब बिल्कुल कुछ होशो आवाज़ ही नहीं होता इधर पे, ठीक है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम होता है, ठीक है, हमारी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जिस वजह से हमारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं कर पाता। वो पोजीशन यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब उनसे पूछना जो तुम जाए, वो बताएंगे तुम्हें सही से। मैं तो कभी गई नहीं हूँ, तो छोड़ो, जाने दो, कभी जाने देंगी भी नहीं मम्मी। चलो, अब अगला एग्जांपल क्या था हमारा, अगली एप्लीकेशन थी हमारी समुद्र। तो देखो समुद्र का क्या एक बताते हैं। ये है तुम्हारा समुद्र, ठीक है। ये तुम्हारी प्यारी प्यारी मछलियाँ, हाँ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पता है मुझे। ये तुम्हारी मछलियाँ हो गई, ये तुम्हारा ये तुम हो गए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ चलो ये तुम हो गए। अब जब तुम पानी के अंदर जाओगे
तो पानी में क्या होगा, हाई प्रेशर रहता है, क्या यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, जिस वजह से तुम्हारी सॉलिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम्हारी सॉलिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। इस वजह से तुम्हारी नाइट्रोजन गैस होती है ना, नाइट्रोजन, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, ठीक है, नाइट्रोजन चली जाएगी। और जब तुम वापस नाइट्रोजन चली जाएगी और जब तुम वापस ऊपर आओगे, सरफेस पे आओगे, तो एकदम से आए यहाँ पर, तो एकदम से तुम्हारा क्या प्रेशर घटा, ठीक है, प्रेशर घटा तो तुम्हारी सॉलिबिलिटी घटी, जिस वजह से तुम्हारी ऑक्सीजन गैस फिर रिलीज होती है। इस वजह से ना तुम्हारी बॉडी में इतना गंदा पेन होगा, कुछ मत पूछो। और इसी चीज़ के मतलब इसी चीज़ का एक क्या बोलते हैं, इसी चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, अपने साथ जाके लेके जाते हैं हीलियम गैस, ठीक है, ये बचाते हैं उनको, हीलियम गैस से वो इस परेशानी से बच जाते हैं, ठीक है। अब तुमने सुना होगा कि मछलियाँ जो होती हैं इधर उनको ठंडा पानी क्यों पसंद होता है, मतलब वो सब, मतलब तुम देखोगे ना आइस वाले पानी में क्यों ज़्यादातर देर तक जिंदा रहती है, मतलब ज़्यादा इंजॉय करती है, क्यों, क्योंकि ठंडे पानी में हमारा सॉलिबिलिटी ज़्यादा रहती है, सॉलिबिलिटी बढ़ती है, इस वजह से उनकी जो वो आसानी से क्या सांस ले पाती हैं, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर फील करती है ठंडे पानी में। आई बात समझ में, हमारी थर्ड हो गई। अब हो गई हमारी सारी एप्लीकेशन, ठीक समझ लो, जितना मैं एक्सप्लेन कर पाई मैंने बता दिया, बाकी तुम एनसीईआरटी पढ़ लेना। अब आ जाओ, क्या अगली क्या है हमारी, अगली हमारी रॉल्स लॉ, क्या है हमारी रॉल्स लॉ, ठीक है, आओ चलो पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था ना क्या तुमको, रॉल्स लॉ हम कब पढ़ते हैं, रॉल्स लॉ हम पढ़ते हैं अपने क्या लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। तो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हमारे रॉल्स लॉ भैया ने क्या करा, चलो देखो क्या करा उन्होंने हमको, ठीक है। तो अपना अगला देखो क्या, अगली है हमारी रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ किस लिए पढ़ रहे थे हम लोग, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। जब हम किसी दो लिक्विड को मिलाते हैं तो हमारे जो देखो लिक्विड क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, ठीक है, वॉलेटाइल होता है, मतलब ये इजीली वेपराइज होना चाहता है, वेपराइज होना चाहेगा तो इसका जो ए और बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा क्या, मोल फ्रैक्शन के। तो देखो ये पढ़ लेना, ये वही बात बोल रही है जो अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। माना हमारे पास क्या, हमारे पास कोई ए लिक्विड है, ठीक है, हमारा ए लिक्विड है, ये कोई बी लिक्विड है, तो ए बी जो बी का जो प्योर लिक्विड, मतलब हमारा प्योर लिक्विड ए है, इसका जो प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा क्या, पार्शियल प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल। इसी तरह बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा तुम्हारा क्या, बी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जब हमारे प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा क्या, पी नॉट ए, इसका क्या कांस्टेंट आएगा, पी नॉट बी, ठीक है। इसी तरह जब मिक्सचर का बनाएंगे तो मिक्सचर के लिए क्या लेंगे, पीटी लेंगे, पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इनको पुट करते हैं इस तरह, और पी टी में मतलब मिक्सचर का फॉर्मूला अब हम यहाँ पे क्या डेराइव करेंगे, क्या होगा, पी ए का फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, पी ए बराबर पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन लिखो, फिर पी बी का लिखो, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो। अब देखो हमें पता है ना मोल फ्रैक्शन का क्या, हमने मोल फ्रैक्शन का पढ़ा था ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1, ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम क्या एक्स ए को ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब इसको हमने एक वेरिएबल में कर दिया, इसके बाद हमने जब इसको सॉल्व करा तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी इस तरह से आ गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे एक्स बी को बी के मोल फ्रैक्शन को कॉमन ले लो, तुमने पी टी इक्वल पी नॉट ए से यहाँ पे तुमने मोल फ्रैक्शन कॉमन लिया, पी बी नॉट माइनस पी नॉट ए आ गया। ये क्या है तुम्हारा टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ए एंड बी, ए बी का जो मिक्सचर निकला था ये उसका टोटल प्रेशर निकल के आ गया। तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले आते हैं, एक होता है, एक तो ये फॉर्मूला है जो तुम्हें रट्टा मारना है जिसका, एक ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा ये है इधर, और एक ये है, ठीक है। रॉल्स लॉ में ये तीन ही मेजर फॉर्मूले होते हैं जो तुमको याद रखना है, बाकी तुम्हें पता है ना लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसका पार्शियल प्रेशर वो तुम्हारे मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ याद रखना, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे समझ में रॉल्स लॉ क्या होता है। अब रॉल्स लॉ के आगे देखो क्या होता है, देखो रॉल्स लॉ क्या है अगली, ठीक है। अब अगला देखो क्या है, एक और स्पेशल केस आ जाता है कब, जब हमारा रॉल्स लॉ हेनरीज लॉ के इक्वल हो जाता है, कब। अब देखो तुम्हें हेनरीज लॉ का फॉर्मूला पता है, तुम्हें रॉल्स लॉ का फॉर्मूला पता है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, एक सेकेंड यहाँ क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्यों, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत आ रही है क्या, इनका कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट दिक्कत दे रहा है। तो अगर हम इनके कांस्टेंट को इक्वल कर देते हैं, अगर हमारा हेनरीज लॉ का कांस्टेंट और हमारा रॉल्स लॉ का कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा, तो ये केस बन सकता है जब हमारे दोनों फॉर्मूले इक्वल हो जाए। तो एमसीक्यूज में पूछे तो बता देना, ये केस पे ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है।
अब अगला देखो, अब देखो तुम्हारे रॉल्स लॉ ना दो टाइप के होते हैं क्या, एक आप बताते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक होते तुम्हारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि सब कुछ आइडियल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो कुछ नॉन आइडियल भी होंगे। तो देखो आइडियल क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ ए बी आर इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी बीच ऑबे रॉल्स लॉ, मतलब तुम्हारे ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो इक्वल होता है तुम्हारे ए और ए के इंटरेक्शन के, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये तुम्हारे रॉल्स लॉ को फॉलो करते होंगे, इनकी एंथैल्पी चेंज जीरो, मतलब इनकी एंथैल्पी जीरो होती है, मतलब इनके बीच कोई डेल्टा एच जीरो होता है, ठीक है। वॉल्यूम चेंज जीरो, मतलब डेल्टा वी जीरो रहता है, ठीक है। वही जो अभी बताया, ए और बी इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ये इसका ग्राफ रहता है। ये तुम्हारा मानो तुम्हारे लिक्विड ए का प्रेशर है, मानो तुम्हारे लिक्विड बी का प्रेशर है, तो ये सेम उसी प्रेशर पर लगेंगे, उसी मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। ग्राफ ऐसा तुम्हारा एकदम आइडियल ग्राफ तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये तुम्हारा, ठीक है। तो अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखो, इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ ए बी डजंट इक्वल टू इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी विच इट डजंट ओबे रॉल्स लॉ, मतलब तुम्हारा ए और बी और बी के बीच जो इंटरेक्शन होगी वो ए बी के इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होगी, या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी, ठीक है। पहली बात तो ये रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करते, दूसरी बात इनका जो एंथैल्पी चेंज रहता है वो जीरो के इक्वल नहीं होती, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। इसी तरह तुम्हारा वॉल्यूम में चेंज जो आता है वो इक्वल नहीं होता जीरो के, या तो ज़्यादा आएगा या तो से जीरो से कम आएगा, ठीक है। अब इन्हीं चेंजेस को दो सूरतों में देखते हैं क्या, पहला है नेगेटिव डेविएशन, दूसरा है पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो वॉल्यूम चेंज रहता है वो नेगेटिव में आता है और तुम्हारी एंथैल्पी चेंज होती है वो नेगेटिव में आती है, मतलब तुम्हारा ए और बी के बीच जो इंट्रैक्शन होता है वो कम होता है ए बी इंट्रैक्शन के, ठीक है। आई बात समझ में, इसका ग्राफ है ये तुम देख सकते हो, ये लोअर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है। तुम नेगेटिव डेविएशन से इसको क्लिक कर लोगे। अब आ जाओ क्या पॉजिटिव डेविएशन समझो, क्या पॉजिटिव डेविएशन में तुम्हारा जो वॉल्यूम चेंज रहता है वो पॉजिटिव में आता है और एंथैल्पी चेंज रहती है वो पॉजिटिव में आती है, मतलब तुम्हारा ए के बीच इंट्रैक्शन, तुम्हारा बी के इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है तुम्हारे ए बी इंट्रैक्शन से, ठीक है। ये बॉडी के बाहर जाता है, थोड़ा ऊपर से हो जाता है, हमें इसको ऐसे याद करती थी कि पॉजिटिव डेविएशन है मतलब कुछ ऊपर जा रहा है, नेगेटिव डेविएशन मतलब कुछ नीचे लोअर द बॉडी जा रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ग्राफ से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का बिल्कुल आइडियल ही रहता है इसका ग्राफ, ठीक है। नेगेटिव का नेगेटिव में जाता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव में जाता है। आइडियल तुम्हारे रॉल्स को फॉलो करते हैं और नॉन आइडियल नहीं करते, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ बस याद होनी चाहिए, ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने, क्या ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर देन ए एंड बी बी, ठीक है। वहीं पे क्या है, ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन। चलो अब देखो अगला क्या है हमारा, हाँ चलो अब देखो यहाँ पे ना आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल के ही पार्ट तो हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इनका ना क्या डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने एक ही साइड में तुमको दे दिया है। क्या पहली बात तो आइडियल कहते हैं रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। इक्वल रहते हैं, ये ज़्यादा रहते हैं, ये से कम हो जाते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने दे दी है कि तुम वो चाहे ना भी लिखो अपने शॉर्ट नोट्स में, ये लिख लेना यार, ठीक है। मैं नहीं कह रही तुम सबको एक एक करके इन चीज़ों को मत लिखो अपने शॉर्ट नोट्स में, मत लिखो इनको, मैं नहीं कह रही मैं ये लिखने को, ना ग्राफ कह रही हूँ, ये लिख लो बस, ठीक है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन भी दे दी, तुम्हें सब बता रही हूँ आगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लो क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ ए बी आर इक्वल, ठीक है, ये कहता है स्ट्रॉन्गर, ये होता है वीकर, ठीक है। अब देखो तुम्हारी एंथैल्पी चेंज आइडियल में जीरो रहती है, तुम्हारा चेंज जीरो रहता है, तुम्हारा एंट्रोपी ज़्यादा रहती है जीरो से, और तुम्हारा ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस जो है जीरो से ज़्यादा रहता है, ये सब में सेम रहता है। फिर भी कई एक आध बार पूछ के इसलिए दे दिया, एंट्रोपी तक तो मोस्टली पूछ लेते हैं लेकिन मैंने स्पॉन्टेनियस का नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। स्पॉन्टेनियस सेम है तो फिर भी कोई दिक्कत थोड़ी याद करने की, ठीक है। अब तुम आ जाओ अपने पॉजिटिव नॉन आइडियल की पॉजिटिव डेविएशन में, यहाँ पे तुम्हारी एंथैल्पी तुम्हारी जीरो से ज़्यादा होती है, तुम्हारा चेंज जीरो से ज़्यादा होता है वॉल्यूम का, तुम्हारी एंट्रोपी जीरो से ज़्यादा होती है, तुम्हारे स्पॉन्टेनियस जीरो से कम होता है। वहीं पे तुम्हारी ये नेगेटिव डेविएशन में आ जाओ, सब नेगेटिव में जाएगा, तुम्हारी एंथैल्पी नेगेटिव में जाएगी, तुम्हारा वॉल्यूम नेगेटिव में जाएगा, तुम्हारी एंट्रोपी नेगेटिव में नहीं जाती, वो पॉजिटिव में रहती है, ठीक है। ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम रहते हैं, इस पर तुमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। वहीं पे तुम्हारी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग भी जीरो से कम रहती है। अब आ जाओ क्या इस मतलब तुम्हारे रॉल्स लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, क्या इनके एग्जाम्पल, ये देखो तुम्हें आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल पता होना चाहिए, ब्रोमोइथीन क्लोरोइथीन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन को हम एग्जांपल ऐसे याद करते थे, वो दोनों जो भी दिए जाएंगे वो बहुत सेम सिमिलर से लगेंगे, जैसे देखो मैथ एट प्रोप ब्यूटेन और पेंटेन कैसे सिमिलर लग रहे हैं, बेंजीन टॉलिन सिमिलर लग रही है, ब्रोमोइथीन क्लोरोइथीन सिमिलर लग रही है ना, तो ये तुम लगा सकते हो कि हाँ ये आइडियल सॉल्यूशन का होगा। वैसे ही क्या ये
तुम्हारा आ गया पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में तुमको CCl4 मोस्टली केसेस में दिख जाए तो समझ लेना वो क्या तुम्हारा पॉजिटिव डिविएशन का है। और C2H5OH को एक्सेप्शन की तरह याद कर लो कि ये वाटर के साथ दिया दिया जाए तो भी ये आइडियल वो पॉजिटिव डिविएशन में जाएगा। CCl4 वाले एग्जाम्पल ना सीधे तुम्हारे पॉजिटिव डेविएशन में जाते, मैंने ऐसे याद किया था। आ जाओ इनमें क्या नेगेटिव डेविएशन में, क्या नेगेटिव डेविएशन में तुम्हें ज़्यादातर HNO3 CHCl3 एसिटिक एसिड इस तरह की चीज़ें मिलेंगी नेगेटिव डेविएशन में। तुम यहाँ से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और ये तुम इसको एक्सेप्शन करके याद कर लो, CHCl3 हो गया, HCl से याद कर लो, ठीक है। तो कुछ ऐसी ट्रिक बना लो क्योंकि ये तुम एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने बताया है कि इस चैप्टर के क्या 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला है तुम्हारा हेनरीज लॉ, दूसरा हो गया तुम्हारा रॉल्स लॉ, और तीसरा हो गया तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें तुम्हें ना विशेष ध्यान देना है, क्या देना है, विशेष, ठीक है। तुम्हारा ये कवर हो गया ये पार्ट रॉल्स लॉ का। अब आगे देखो क्या है, ठीक है। तो आ जाओ आप अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि क्या है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो तुम्हारे सॉल्यूशन चैप्टर का ना अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना तो वो क्या है तुम्हारा, वो है तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अपने नोट्स में जितने भी चांद सितारे बनाने हैं बना लो क्योंकि इसी पार्ट से ना मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल इसी पार्ट से आने वाले हैं तो इसको तुम छोड़ नहीं सकते और इसको अच्छे से समझना है। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जब तुम अपने किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में जब तुम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो तुम्हारा वेपर प्रेशर में क्या डिक्रीज आता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तुम्हारा, ठीक है। वही तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना ये तुम्हारी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज हम 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, पहली प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको इन शॉर्ट करके RLVP करके भी लिखते हैं, ठीक है। RLVP या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखो इसमें होता क्या है, देखो माना तुम्हारा कुछ A लिक्विड है, ठीक है। इस बीकर में तुम्हारा A कोई लिक्विड है, इसमें तुमने डाला B, तो जो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा AB का ये मिक्सचर बनेगा, ठीक है। और इसी AB के मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, AB के मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, AB के मिक्सचर का वेपर प्रेशर होगा तुम्हारा, उसको बोल देंगे हम PT। तुम्हारा A क्या था, तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को बोलेंगे हम क्या, P0A, ठीक है। अब जब तुम किसी प्योर सॉल्वेंट में जब तुम B डालोगे तो तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या डिक्रीज होगा इधर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर की डिक्रीजिंग को देखने के लिए देखो P0A क्या है तुम्हारा, P0 है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। PS क्या है तुम्हारा मिक्सचर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ये तुम्हारा ये जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखो जब तुम्हें देखना है ना कि तुम्हारा वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो रहा है, ये देखने के लिए तुम इन दोनों को आपस में घटा दोगी, है ना। और वो तुम्हारे होता है क्या, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल, ठीक है। क्या सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव वर्ड आता है, तो रिलेटिव वर्ड के लिए हम इसकी क्या, हमारा ओरिजिनल वाला क्या था, हमारा प्योर सॉल्वेंट था ना, उससे हम इसको रिलेट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला ऐसे बनेगा क्या, P0A माइनस PS क्या है मिक्सचर का वेपर प्रेशर और फिर ओरिजिनल वेपर प्रेशर, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NB क्या है, NB हमारा क्या सॉल्यूट, A क्या है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल में मोस्टली क्या होता है NB की वैल्यू बहुत कम रहती है, ठीक है। तो हम इसको 0 समझ लेंगे, ठीक है, मान लेंगे कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। नॉर्मली ये याद रखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो याद निकाल ही लोगे ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाए तो उसमें ध्यान रखना अगर तुम्हारी वैल्यू NB की बहुत छोटी है तुम इसको 0 कंसीडर कर लेना। अब देखो तुम्हारा P0A क्या है, तुम्हारा P0 है जो कि मैंने बताया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, और XB क्या है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये आता है तुम्हारा फॉर्मूला RLVP का, ठीक है। इसको RLVP यहाँ पे लिख लो, क्या RLVP, ठीक है, हो गया तुम्हारा। अब देखो अब अगला देखो एक और चीज़ समझाते हैं क्या, जैसे कि तुम्हारा कोई ये बीकर है, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या बीकर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा वेपर प्रेशर, और इस पॉइंट पे क्या है तुम्हारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। ये तुम्हारा वेपर प्रेशर है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब देखो जब तुम यहाँ से क्या हीट दोगे, क्या दोगे यहाँ पे तुम, यहाँ पे जब तुम हीट दोगे क्या दोगे, हीट। तो जब तुम हीट दोगे तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचेगा, और वो पॉइंट जब तुम्हारा वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है 1 atm के,
वो पॉइंट जब तुम्हारा वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाता है वो कहलाती है क्या, तुम्हारी बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाती है, तुम्हारी बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो जब तुम्हारा वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो इससे तुम क्या समझ सकते हो, अब देखो जितना ज़्यादा तुम्हारा, अगर तुम्हारा वेपर प्रेशर यहाँ होता तो बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में जल्दी पहुँच जाता है ना। तो जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतनी कम हमारी बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखो और इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखो, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना। इसकी देखो और इसकी देखो, किसकी ज़्यादा है, इसकी ना। तो जितनी ज़्यादा तुम्हारी जितना ज़्यादा तुम्हारा, मतलब एक सेकेंड यहाँ करके दिखाते हैं, जितना ज़्यादा तुम्हारा वेपर प्रेशर उतनी कम तुम्हारी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जितनी, और ठीक है, और वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट के। आई बात समझ में। अब देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो है, हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ रहे हैं ना। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारा क्या, वेपर प्रेशर क्या डिक्रीज़ होता है ना। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। जो कि हमें एलिवेशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो मतलब क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होने वाली है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वो वेपर प्रेशर घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो हमारा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो आई बात समझ में, वेपर प्रेशर को ऐसे कैसे लिंक कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाली है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद होने वाली है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट है हमारी, वापस आ जाओ अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में। तो देखो अगली हमने क्या पढ़ ली, हमने RLVP पढ़ ली, ठीक है। RLVP समझ में आ गया, ये याद रखना, मतलब ये तुम्हें ये अगर समझ में आ गया ना तो तुम डेफिनेशन तो अपने आप रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या हमारी, क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बता देना वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या इसका रिलेट कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है क्या हमारी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिक्रीज होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा घटता है, नहीं सॉरी एक सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होता है। एलिवेशन है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। अभी क्या, बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो इंक्रीज, अब इसका डेफिनेशन पढ़ो क्या है, मतलब कहता होता क्या है बेसिकली। देखो boiling point of a solution containing a new volatile solute is always higher than boiling point of pure solute, मतलब तुम्हारा जो सॉल्यूशन का क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या सॉल्यूशन का, तुम्हारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा तुम्हारे सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। तुम ये ग्राफ समझो ना, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये तुम्हारा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम इनको डिफरेंस करके देख लो, ये तुम्हारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है ये, ठीक है। अब देखो तुम्हारा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है ये, और तुम्हारा सॉल्यूशन का है ये। अब इनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा TB, ठीक है। ये तुम्हारा TB नॉट और ये है तुम्हारा TB, इनके भी डिफरेंस देख लो, सॉल्यूशन का क्या है, ज़्यादा है तुम्हारा सॉल्वेंट से, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बताते हैं, अभी देखो इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है, जो इसमें मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन का ज़्यादा है ना तुम्हारे सॉल्वेंट से, तो इसका हमने जब डिफरेंस देखना होता है तुम क्या करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। TB क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट है हमारे मिक्सचर का, और TB नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या है, प्योर सॉल्वेंट, हमारे प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का होता है TB नॉट, और TB हमारा मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको अगर इक्वल कर देंगे तो हमारा डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। अब देखो डेल्टा TB नॉट हमेशा प्रोपोर्शनल होता है क्या, मोलैलिटी के, ठीक है। अब यहाँ से जब तुम्हारी प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तुम्हारा क्या कांस्टेंट लग के आ जाएगा क्या, KB क्या होता है, KB हमेशा डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, तुम्हारे सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। और इसकी एग्जाम पे जब क्वेश्चन आएगा तो इसकी वैल्यू दी रहती है मोस्टली, लेकिन याद रख लो इसको बोलते हैं क्या, 0.52 वैल्यू पुट करनी है न्यूमेरिकल में, ठीक है। बाकी याद ना भी करो तो चलेगा। अब देखो इस फॉर्मूले को हम खोल के भी लिख सकते हैं। अब हमें देखो डेल्टा TB का तो पता है, TB माइनस TB नॉट, हमने इसको ओपन करके लिख दिया, KB एज इट इज रहेगा। अब देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है ना, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास इनटू 100, क्योंकि अगर ग्राम में वैल्यू है तो हम 100 लिखेंगे, अगर kg में है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या आता है हमारा सॉल्वेंट का मॉलिकुलर मास, ठीक है। आई बात समझ में, मोलैलिटी का तो पता है ना, इसकी क्या क्यों टेंशन ले रहे हो, बस बाकी मैंने खोल के बता दिया है, ये भी हमारा क्या फॉर्मूले में ही आता है,
ठीक है, क्या आता है हमारा फॉर्मूले में, इसको भी बॉक्स छोड़ो, टॉर्च डिलीट कहाँ से होते हैं, इसको भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, याद करना हो तो याद कर सकते हो। अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, क्या है हमारी, एक सेकेंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्या, नेक्स्ट है हमारी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूट। मतलब यार तुम्हें पता है ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, नाम से देखो फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हारा क्या घट रहा है, तो तुम्हारा क्या, तुम्हारे जो है प्योर सॉल्वेंट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमेशा तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट से कम ही होगा। ये तुम्हें दिख रहा है क्या, ये तुम्हारे सॉल्यूशन का और ये तुम्हारा सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का ज़्यादा है ना वेपर प्रेशर, है ना, तो देखो ना डिफरेंस बोलते हैं इसको डेल्टा टी एफ। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें इसका डिफरेंस, अगर तुम्हें अपने वेपर प्रेशर का डिफरेंस पता करना है, ठीक है, तो तुम ऐसे निकाल लोगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब देखो तुम्हारा जो डेल्टा टी एफ होता है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अब तुम्हारी प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, तुम्हारा क्या कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या है ये के एफ, और के एफ तुम्हारा क्या, के एफ की वैल्यू होती है 1.86। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली दे देते हैं लेकिन फिर भी मैंने बताया। अब देखो तुम्हारा डेल्टा वो टी नॉट एफ क्या होता है, तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी एफ क्या है तुम्हारा मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट, ये है तुम्हारा मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, के एफ क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, मोलैलिटी का वही फॉर्मूला है, अगर ग्राम में वैल्यू है तो तुम 100 लिख देना, अगर केजी में है तो मत लिखना। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है तुम्हारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आ गया समझ में, कर लोगे, आ जाएगा एग्जाम में, तो बताओ। ठीक है, इसको कर लो डब्बे में बंद। ठीक है, याद रखना तुम्हारा यहाँ से होता है क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले मुझे बताओ ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस नहीं पता ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं पहले कि हमारा ऑस्मोसिस होता क्या है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारा ऑस्मोसिस होता क्या है, क्या हमारा ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो मानो तुम्हारे पास कोई बीकर है, यह क्या है तुम्हारा, ये है बीकर। ठीक है, इसके बीच में क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम एसपीएम करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यह है तुम्हारा ए, क्या है ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट, क्या है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और ए प्लस बी करके तुम्हारा यहाँ पे कोई मिक्सचर है जिसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तुम्हारा ऑस्मोसिस में क्या होता है, तुम्हारा ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट जब लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पे जाता है, क्या ये तुम्हारा हाई कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पे जाता है, किसकी मदद से, एसपीएम की मदद से, वो ही तुम्हारा क्या कहलाता है, वही तुम्हारा कहलाता है एसपीएम, मतलब वही एक सेकेंड, वही तुम्हारा क्या कहलाता है ऑस्मोसिस। मतलब तुम्हारा इस जगह से यहाँ पे तुम्हारा कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है, तुम्हारा सॉल्वेंट जा रहा है, तुम्हारा हाई कंसनट्रेटेड सॉल्वेंट लोअर कंसनट्रेशन सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, यही तुम्हारा ऑस्मोसिस कहलाता है। और इसी प्रोसेस को रोकने के लिए हम जो प्रेशर लगाते हैं, क्या एक सेकेंड, क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, इसी प्रोसेस को रोकने के लिए जब हम यहाँ पे कोई प्रेशर लगाते हैं वही कहलाता है क्या तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या कहलाता है तुम्हारा ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आई बात समझ में, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मतलब ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने वापस से ऑस्मोटिक प्रेशर पे, जो कि हम समझ गए क्या, प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ये है क्या, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तुम्हारी, ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ से जब तुम्हारा प्रेशर लगेगा तो अपने आप वो पार्टिकल वापस चले जाएंगे, तो तुम्हारा ये प्रेशर क्यों लगाता है, ताकि वो प्रोसेस रुके, क्या ऑस्मोसिस प्रोसेस रुके, यही होता है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या किसकी प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के। ठीक है, और किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर के। अब तुम्हारा जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तुम्हारा क्या कांस्टेंट आएगा, क्या बोलते हैं इसको आर, ये क्या होता है, ये आर होता है तुम्हारा गैस कांस्टेंट, क्या होता है गैस कांस्टेंट। तुम्हारा आर गैस कांस्टेंट लगा तो पाई इज इक्वल टू क्या, पाई इक्वल टू आर इंटू सी इंटू टी। अब तुम सी को ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्या एन अपॉन वी, एन क्या है तुम्हारा मोल है, वी क्या है तुम्हारा वॉल्यूम है, इंटू आर इंटू टी।
ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, ठीक है, क्या है 0.0821 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन जब तुम सॉल्व करोगे तो 0.08 ही करके सॉल्व करना, ठीक है। बाकी नियरेस्ट वैल्यू हमको मिल जाती है, ऑप्शंस में दिए रहते हैं, बाकी हम खुद ही निकाल लेते हैं, तो 2 1 को मत कंसिडर ही मत करना। बाकी सी है तुम्हारा क्या है मोलर कंसनट्रेशन, टी है तुम्हारा टेम्परेचर, ठीक है। आगे ऑस्मोटिक प्रेशर हम चमक गया, अच्छे से समझ में आ गया क्या हुआ, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ पढ़ लो, कई दफ़ा क्या होता है ना एमसीक्यूज में दे दिया जाता है, छोटी छोटी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो जो तुम्हारा पाई ए, कोई पाई ए और पाई बी इक्वल हो जाए तो तुम्हारा क्या ए और बी जो होंगे वो तुम्हारे आइसोटोनिक होंगे, और अगर तुम्हारा ए बड़ा है तो वो तुम्हारा हाइपोटोनिक, मतलब अगर इन दोनों में कुछ डिफरेंस आ गया तुम्हारा वो हाइपोटोनिक कहला गया, और अगर दे आर इक्वल्स तो क्या होगा तुम्हारा आइसोटोनिक होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, हमने अपनी क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। और भाई देखो यार याद कर लेना, मतलब समझ लेना, ये वाली प्रॉपर्टीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई है तुमको, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वन शॉट में मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे से समझो क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कैसे बताऊँ मैं, कैसे बताऊँ, बहुत ज़रूरी है यार, इसको हल्के में नहीं लेना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। अब आ जाओ, क्योंकि हर बार मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब आ जाओ, क्या हमने ऑस्मोसिस प्रेशर सब पढ़ लिया, अब आ जाओ एक और चीज़ पे। अब वेंट हॉफ, अब देखो एक और चीज़ बताते हैं क्या, अब आता है क्या, यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, क्या, जैसे तुम समझो जब हम अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे चल रहे थे, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे जब चल रहे थे तो क्या हो रहा था हमारा, जैसे हमारा जो सॉलिड होता है ना, क्या हमारा क्या सॉलिड होता है, सॉलिड हमारा दो टाइप के होते हैं, क्या, एक होता है हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो टूटता है, क्या हमारा टूट जाता है, हम जब रिएक्शन करते हैं, मतलब जो भी हम मिक्सचर मतलब रिएक्शन करते हैं तो उसमें वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, वो सॉल्वेंट जो भी है हमारा सॉलिड टूट जाता है, और टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या तो ये एसोसिएशन करता है, एसोसिएट होता है, या तो ये डिसोसिएट होता है, ठीक है, ऐसे समझो। और प्लीज़ मेरी राइटिंग को लेके मुझे जज मत करना, अभी मैं जल्दी जल्दी में, इसलिए मेरी राइटिंग गंदी हो रही है, ठीक है। तो देखो कहाँ पे हम लोग थे, जब टूटता है तुम्हारा या तो ये एसोसिएशन करता है या तो डिसोसिएशन करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक दिक्कत हो जाती है, जैसे हम जैसे कोई रिएक्शन कर रहे हैं, माना हमने 1 NaCl लिया, ठीक है, 1 NaCl लिया तो ये Na + Cl में टूट गया, क्यों, NaCl क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये टूट गया पार्टिकल। तो ये हमने यहाँ तो 1 मोल दिए थे ना, यहाँ तो ये 2 पार्टिकल में टूट गया, 2 मोल हो गए है ना। तो ऐसे क्या हो रहा था जब हम रिएक्शन कर रहे थे तो हम डाल तो 1 मोल रहे थे, क्या, हम डाल तो 1 मोल रहे थे, ये 2 मोल 3 मोल किसी मतलब जितना इससे ज़्यादा टूट के 2 3 4 मोल में बट जा रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो मोलर मास आना चाहिए था वो मोलर मास आ ही नहीं रहा था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मोलर मास आ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमारा क्या आ रहा था, इसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो इसी दुविधा को क्या, इसी दुविधा को सुधारने के लिए हमने फिर क्या पढ़ा, हमने इजाद मतलब साइंटिस्ट ने इजाद किया, जो भी निकाला, क्या क्या निकाला, हमारा वेंट हॉफ फैक्टर, क्या वेंट हॉफ फैक्टर की मदद से हमारा फिर जो मोलर मास हमको चाहिए था फिर वही आ रहा था, ठीक है। बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझो, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर बस ये था कि हमें क्यों पढ़ा, ये इसकी ज़रूरत क्या थी, सीधे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्यों नहीं चले, ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या आ गया वो बताने के लिए मैंने ये कथा बताई है तुमको, ठीक है। अब आ जाओ, क्या वेंट ऑफ फैक्टर समझो, वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो अब देखो वेंट ऑफ फैक्टर का ना फॉर्मूला होता क्या है, तो देखो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या फिर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, या नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ 5 में ना 2 केसेस फंसते हैं हम लोग, क्या, पहला डिसोसिएशन में या एसोसिएशन में। तो डिसोसिएशन का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है I = 1 + n I = 1 + n-1 × x, ठीक है। तुम्हारा n क्या होता है, तुम्हारा नंबर ऑफ आयन रहता है, और x क्या होती है, तुम्हारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहती है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, जब तुम KCl को निकालोगे तो तुम KCl का K + Cl- में बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा n की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2, ठीक है। n की वैल्यू तो नंबर ऑफ आयन्स में यहाँ रख के इसकी I की वैल्यू, इसका वेंट ऑफ फैक्टर तुम निकाल सकते हो, ठीक है।
अब देखो अपना सेकंड केस क्या है, एसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 + 1/n-1 इंटू एक्स। ठीक है, वहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ आयन होता है, और x क्या होती है तुम्हारी एज इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, जैसे तुम्हारा एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड तुम्हारा डाइमराइज होकर CH3C डबल बॉन्ड OH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके दो निकले ना, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब तुम n की वैल्यू यहाँ पुट करके और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के इसकी क्या आई की वैल्यू निकाल लोगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमने जीओसी में तो पढ़ा होगा, है ना। तो देखो अब एक और थर्ड केस भी आता है। अब देखो जब तुम्हारी आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, और जब तुम्हारी आई की वैल्यू 1 से कम है तो तुम्हारा वहाँ पर एसोसिएशन होता है। आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तुम्हारा डिसोसिएशन होता है। और कभी कभी केस में फंस जाते हैं कि आई की वैल्यू लो 1 आ गई, अब क्या करें, तो ना तो वो एसोसिएट हो रहा है ना तो वो डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना थर्ड केस। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ लो, क्या, कैलकुलेट DOD फॉर BaNO3 का होल ट्वाइस इफ I इज इक्वल टू 2.74। ठीक है, तुम्हें क्या, तुम्हारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ ली है तुम्हारी, मतलब x पूछा है। ठीक है, क्या अगर DOD करके पूछ ले तो समझो x पूछा है, I की वैल्यू दे दी गई है तुम्हें, तुम क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तुम I की वैल्यू क्या, पहली बात तो I देखो क्या है, ये I तुम्हारा, I यहाँ पे तुम्हारा 1 से ज़्यादा है ना, आई 1 से ज़्यादा है तो मतलब तुम्हारा डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू एक्स। आई की वैल्यू रखो, हमने रख दी, 1 एज इट इज़ रहेगा, n क्या है हमारा 3 है, यहाँ से तुम क्या 3 निकाल लो, BaNO3 का होल ट्वाइस है, Ba2+ में हो जाएगा, 2NO3 माइनस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू 2 1 1 3, नंबर ऑफ आयन 3 हो गए इधर, नंबर ऑफ आयन 3 रखोगे, 3 - 1, और x की वैल्यू निकालनी है तो 1 + 3 में गया 2, तो x इधर आ जाएगा, एक इधर जाके इसको सब्सट्रैक्ट करके 1.74 कर देगा। फिर अब क्या करोगे, जो 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगी, और फिर जब तुम इसको डिवाइड दोगे तो तुम्हारा 0.87 तुम्हारा x आ जाएगा। अब तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को तुम 100 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा 87% आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। मतलब मैंने बहुत जल्दी समझाया है, ठीक है, आई नो बहुत जल्दी समझाया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तुम्हें आई की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तुम्हें बस एक्स निकालना है, तुम इसका नंबर ऑफ आइंस निकाल ही लोगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें खींचतान के बताने कोई मतलब नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, एक और ले लिया था मैंने, फाइंड आई फॉर CO3PO4 2 इफ़ DOD इज़ 100%। देखो DOD इज़ 100% अगर कहीं पे भी दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि तुम्हारी DOD होगी क्या, तुम्हारी DOD हो जाएगी 1, और कहीं पर अगर तुम्हारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना दी जाए तो तुम उसको कंसीडर करोगे क्या, एक ही कंसीडर करोगे। ठीक है, मोस्टली केसेस में हमें एक ही कंसीडर करना होता है। अब देखो तुम्हारा हमें आई निकालना है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दी गई है, तो हम डिसोसिएशन का क्या फॉर्मूला रखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पहले CO3PO4 2 माइनस से नंबर ऑफ आयन निकाल लेते हैं। हमने ऐसे नंबर ऑफ आयन निकाल लिया, एन आयन हमारा क्या, n इज इक्वल टू 5 आ रहा है। नंबर ऑफ आयन पुट करने हमें, एक सेकेंड, हाँ नंबर ऑफ आयन हमने पुट करे इधर पे, अभी नहीं पुट किए, मतलब हमने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो ये +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू n हो गया। अब n हमारा 5 था तो हमारी वेंटो फैक्टर भी हमारी 5 आ गई। ठीक है, अब देखो, अब जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट में हमें कभी ग्लूकोज डायरेक्ट लिख के दे दिया जाता है या यूरिया लिख के दे दिया जाता है, तो उसके लिए वेंटो फैक्टर हमारा एक ही रहता है। तो ये तुम्हें एज इट इज सेट करके याद रखना है। ठीक है, याद कर लो, तुम्हारी आसानी के लिए बता रही हूँ। क्वेश्चन में तुम्हें फंसाने के लिए दे दिया जाएगा, ग्लूकोज यूरिया लिख के दे दिया, अब तुम वेंटो फैक्टर निकालने बैठ रहे हो। यार तुम्हें पता है ना वेंटो फैक्टर, अगर तुम्हें पता है कि आई इज इक्वल टू 1 होती है तो तुम फट से क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। ठीक है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, अब इसी वेंटो फैक्टर पता चल गया कैसे निकालते हैं। अब इसी वेंटो फैक्टर में जब हम RLVP में या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्मूले में जब हम I मल्टीप्लाई करते हैं, I मल्टीप्लाई, तो हमारा जो एबनॉर्मल मोलर मास आता था वो नॉर्मल मोलर मास, मतलब हमारा ठीक ठाक जो हम एक्सपेक्ट करते थे, जो हम चाहते थे, वो हमारा सही नॉर्मल जो है मोलर मास निकलने लगा। तो वो पहले थोड़ी गलतियां हो रही थी, फिर वेंटो फैक्टर ने आके सब सही कर दिया, एक हैप्पी एंडिंग कर दी। ठीक है, तो वेंटो फैक्टर का देख लो, यही फॉर्मेट होता है और यही हमें क्वेश्चन में भी यही यूज़ करना है। ठीक है, आई बात समझ में, वेंटो फैक्टर के बगैर मत करना बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में, समझ आई। चलो अब आगे देखो, आगे क्या, चलो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे ना हम क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि भाई
बिना क्वेश्चन के ये कैसे तुम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो? फिजिकल केमिस्ट्री मतलब ही क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, न्यूमेरिकल ही इसी से आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या तुम्हारा, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 3 मोल्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ PS अपॉन P नॉट A। अब तुम इसका ये फॉर्मेट देख के तुम्हारे आंखों में चमक गया होगा कि ये क्या है, तुम्हारा RLVP का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा? ये है तुम्हारा RLVP का क्वेश्चन, है ना। तो देखो RLVP का पहले तुम फॉर्मूला पुट करो। जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन दिख गया, तुम्हें समझ में आ रहा है RLVP का, तो सबसे पहले तो तुम क्वेश्चन का न्यूमेरिकल लिखो, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लग कौन सी रही है? P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, ठीक है, इक्वल मोल फ्रैक्शन। ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो हम ना यहाँ पे चुप्पे से सबसे पहले तो हम ये क्या मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें पूछा ही यही गया है। सबसे पहले तो हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। हमारा मोल फ्रैक्शन क्या बनेगा? मोल फ्रैक्शन निकालते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन होगा तुम्हारा क्या, NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। अब देखो क्या है तुम्हारा, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो हम यहाँ पे NB में रखेंगे 1, और क्या आगे क्या दिया है, डिजॉल्व इन 3 मोल ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, डिजॉल्व इन 3 वोलेटाइल ना, तो 3 + 1 टोटल लिखना होता है हमें। तो ये क्या कितना इक्वल हो गया, ये हो गया 1/4 के। तुम्हारा मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/4 के। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, क्या, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू 1/4। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो हम इसको, एक सेकेंड, इसको हम क्या 1 माइनस PS अपॉन P नॉट के लिख सकते हैं। देखो ना, ये चीज़ 1 हो जाएगी, और PS अपॉन P नॉट A हम ऐसे लिख सकते हैं ना। सोच क्या रहे हो, कर सकते हैं, है ना, मैथमेटिक्स इसलिए तो आती होगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल 1/4। अब 1 उधर चला जाएगा तो, और उसको इधर ले आओ, मतलब एक दूसरी पोजीशन चेंज कर दो, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। 1/4 माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा क्या, 3/4, मतलब प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4 हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये लो तुम्हारी तो वैल्यू आ गई, मुझे इसके आगे भी कुछ करना है। लो आ गया तुम्हारा आंसर, यही तो मांगा था ना, देखो ना यही मांगा था, PS अपॉन P नॉट A, ये आ गया तुम्हारा आंसर निकल के, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, जो पूछा है पहले हमने समझा कि क्वेश्चन किसका है। पहले हमारा क्या है, RLVP का हमने देख लिया, RLV का हमने फॉर्मूला लगाया, फिर हमने देखा कि पूछा गया है, तो पूछा ये चीज़ है जिसके लिए हमें पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, तभी हम इसके आगे कुछ सोच सकते हैं। हमने मोल फ्रैक्शन निकाली, इक्वल करके रखा, फिर हम सॉल्व करते चले गए, जो बेसिक मैथमेटिक्स का काम होता है, और कुछ नहीं किया इसमें मैंने, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन चमक गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या है अगला क्वेश्चन, 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड टू 180 ग्राम H2O, मतलब वाटर, मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम वाटर में हमने मिलाई। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी तुम्हारे RLVP का ही क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर पूछ रहा है इसमें। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा है RLVP का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखो क्या कहते हैं, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो, क्या इसका फॉर्मूला है, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें 80 ग्राम ग्लूकोज दिया है, ठीक है, तुम्हें ले देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए तो चीज़ें दे दी, लेकिन तुम्हें क्या P नॉट A नहीं दिया, है ना। तो P नॉट A के लिए हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, प्रेशर ऑफ क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक फैक्ट की तरह याद रख लो, क्या तुम्हारा वाटर पे क्या 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे तुम्हारा जो P नॉट होता है, वो तुम्हारा होता है क्या 760 mm ऑफ Hg। हम mm ऑफ Hg में ही अब आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये तुम एज अ फैक्ट याद रख लो, अगर नहीं पता था तो याद कर लो, पता था तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का पूछ रहे तो तुम्हारा P नॉट A 760 mmHg होता है। अब चलो, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या हमारा P नॉट A क्या नहीं मिल गया, हमें 760 मिल गया, ठीक है। PS हमें क्या निकालना है, यही तो निकालना है ना, हमें PS निकालना है अपॉन P नॉट, मतलब नहीं 760 इक्वल। अब देखो, अब हम यहाँ पे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखो हमें क्या वाटर है 18 अपॉन टोटल कितना है 180, मोलर मास क्या है ये है,
देखो ग्लूकोज का क्या होता है 180 अपॉन मोलर मास होती है उसकी 180 प्लस 18 अपॉन 180। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज और वाटर का देख के चलो बस, बाकी कर ले जाओगे। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब तुम 18 से 180 को काटोगे तो 1/10 आएगा, और 1/10 काफ़ी मतलब कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, तो हम इसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे और कैलकुलेशन में इसको ज़ीरो कर लेंगे, मतलब इसको आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पे ही तो हमें आंसर निकालना होता है, तो छोटी वैल्यू को लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अब आ जाओ आगे देखो, 760 एज इट इज़ रहेगा, PS एज इट इज़ रहेगा जो हमें निकालना है, 760 नीचे एज इट इज़ रहेगा। अब देखो इसको सॉल्व करके देख लो, क्या देखो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10। ठीक है, ये तो तुम्हारा है ही 0, और ये यहाँ जाके क्या 100 कर लेगा, क्या कर लेगा 100 कर लेगा, तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा 1/100। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद तुम्हारा 760 अपॉन माइनस PS इक्वल टू हो जाएगा 7.6। ये चीज़ जब उधर जाएगी क्या, ये चीज़ जब उधर जाएगी 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट लग जाएगा 7.6 में। अब आगे देखो क्या कर लेंगे हम, PS को उधर ले आएंगे, 760 को उधर ले आएंगे, PS इज इक्वल टू 760 माइनस 7.6, तो कि तुम्हारी वैल्यू बनेगी क्या 752.4 mm ऑफ Hg। यही तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा आंसर, यही तो पूछा था। लो तुम्हारा आंसर हमने निकाल लिया इधर। ठीक है, हो गया तुम्हारे वाला न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन पे तुम लोग को पहले पकड़ होनी चाहिए कि पूछा कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें इसमें भी RLVP लगा और ऊपर वाली में भी हमारा RLVP लगा। उसके बाद देखो कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है और हमारे पास गिवन क्या क्या है, बस वही फॉर्मूला में पुट करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बेस ही मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही आएंगे। तुम फालतू परेशान मत हो ना, सीधे जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू लिखो और जो पूछा है उसको निकाल लो, बस यही हम इसी तरह से इसी फॉर्मेट से हम अपने जो है क्या न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है एन एक्वा सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -0.186 सेल्सियस। ठीक है, कोई तुम्हारा एक्वा सॉल्यूशन है जिसकी फ्रीजिंग पॉइंट दी गई है। ठीक है, और तुमसे पूछा क्या फाइंड इट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तुमसे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया, किसका डेल्टा टीवी मतलब पूछा है। अब पूछा क्या है, सबसे पहले उसका जो पूछा इसका फॉर्मूला तुम्हें रिकॉल होना चाहिए, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टीवी का, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में बस पूछा ये है और हमें कोई फ्रीजिंग पॉइंट दे दी गई है रैंडम किसी की, मतलब रैंडम क्या एक्वा सॉल्यूशन की। ठीक है, और हमें डेल्टा टीवी पूछा है, हमें मोलैलिटी नहीं पता, इसका तो फिक्स मतलब इसकी तो फिक्स वैल्यू होती है, तो हम पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन मोलैलिटी हमें नहीं पता। तो एक काम करते हैं, जो एक्वा सॉल्यूशन दिया है ना, फ्रीजिंग पॉइंट जो हमें दी है, हम इसका यूज़ करके मोलैलिटी निकालेंगे, देन उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके हम अपनी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। ये क्वेश्चन 2 स्टेप में होने वाले। ठीक है, इसको करते हैं साइड में। अब एन एक्वा सॉल्यूशन फ्रीजेज एट 0.186 सेल्सियस दिया है। ठीक है, अब तुम मुझे इसका फॉर्मूला बताओ, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगेगा तुम्हारा डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M। ठीक है, KF इंटू M। अब देखो, अब तुम डेल्टा TF इज इक्वल क्या होता है, डेल्टा TF होता है क्या, डेल्टा TF रहता है TF माइनस TF, नहीं T0F TF। ठीक है, अब तुम्हारा ये जो T0F है वो क्या है, T0F तुम्हारा क्या होगा, एन एक्वा सॉल्यूशन दिया है ना, तो एक्वा सॉल्यूशन जाहिर है मतलब तुम्हारा वाटर, और वाटर का तुम्हारा एक्वा सॉल्यूशन पे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये होता है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस। ये फैक्ट की तरह याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आते हैं, क्योंकि हमेशा वो आपको गिवन वैल्यूज नहीं देता, वैसे ही घुमा फिरा के आपको स्टेटमेंट में बता देगा, जैसे यहाँ एक्वा सॉल्यूशन बता दिया। अब तुम्हें डेल्टा T0F जो है खुद ही से जो है सोचना पड़ेगा। अब तुम्हें ये पता चल गया, ठीक है, तुमने गेस कर लिया। अब TF क्या होगा, TF जो कि तुम्हारी ये वैल्यू दी है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या दिए तुम्हें दिए -0.186 सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों चीज़ दी गई है तुम्हें। अब तुम इस चीज़ को इस वाले फॉर्मूले में पुट करके निकालो। चलो करो, 0 माइनस ये क्या है TF नॉट है ना, चलो काम करो, 1 सेकेंड, इसको पूरा ही पहले खोल के लिख लो।
टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, टी नॉट एफ क्या है तुम्हारा 0 माइनस, अब ये टी एफ क्या है -0.186 इक्वल के एफ की वैल्यू क्या होती है 1.86। ठीक है, मोलैलिटी ही हमको निकालना है इधर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर पे हो जाएगा 0.186 इक्वल 186 इंटू मोलैलिटी। अब इस 186 को हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो अब क्या होगा, मोलैलिटी को इधर कर दो। ठीक है, 0.186 अपॉन 1.86। अब यहाँ से जब हम अपना सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1 मोलल। क्या आ गई तुम्हारी, ये आ गई तुम्हारी क्या, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी निकल आई। अब मोलैलिटी निकल आई, अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा साइड कर दें। चलो ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट करो। चलो, अब तुम्हारा आंसर सीधे निकल आएगा। दो मतलब इस क्वेश्चन में ना 2 फॉर्मूले लगे। अब तुम अपना डेल्टा टी बी निकाल लो यहाँ से। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। के बी की वैल्यू क्या होती है जल्दी से बताओ, 0.52 इंटू मोलैलिटी हमने क्या निकाली 0.1। एक सेकेंड, 0.1। ठीक है, डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी तुम्हारा आ जाएगा 0.032 नहीं 0.32 नहीं 0.5, नियरेस्ट इंटीजर तुम्हें ही आएगा। ठीक है, चलो लो तुम्हारा आंसर आ गया इसका। ये है तुम्हारी क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आ गया तुम्हारा आंसर, यहाँ पे लिख लो क्या, आंसर। ठीक है, लो तुम्हारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो पहले स्टेटमेंट में देखो दिया क्या है, और जो दिया है उसका फॉर्मूला फटाफट पुट करो, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला मेकिंग मतलब फॉर्मूला वाले ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब भी बॉयल मतलब कुछ भी आए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड सबसे पहले फॉर्मूला पुट करना। ठीक है, हमसे पहले ये मांगा था, हम नहीं पुट किया। अब हमने देखा कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास कुछ फ्रीजिंग पॉइंट गिवन था और हमें मोलैलिटी निकालनी थी, ये तो हमें पता था। तो मोलैलिटी निकालने की थोड़ा दिमाग लगा, डेल्टा टी एफ से पहले हमने मोलैलिटी निकाली, देन उसके बाद हमने अपना एलिवेशन ही बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिया। आगे बस समझ में कैसे किया। अब अगला क्वेश्चन, तो क्या अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, एंड एट 298 केल्विन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.002 ग्राम ऑफ सॉल्यूट exhibit an osmotic pressure of 2.55 atmospheric pressure, what would be the molecule mass of solute। मतलब तुमसे ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, तुमसे इसका मॉलिकुलर मास पूछा है। ठीक है, पहले तो तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर से तुरंत क्लिक कर देना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर का तो पहले तुम फॉर्मूला लिखो। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल CRT। इसको जब तुम और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, N/V, वॉल्यूम रहती है V, N मोल रहता है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मोल को खोल के लिख दो। मोल को क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू R गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब तुम ये देखो तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या, क्वेश्चन में एक से ज़्यादा हमें चीज़ें दी गई ना, तो हम पहले दिमाग लगाते हैं हमें दिया क्या गया है। हमें दिया है एट 298 केल्विन, हमें टेम्परेचर दिया है भाई, पहले तो क्या दिया है 298 केल्विन, अगर सेल्सियस पे हो तो केल्विन पे कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, उसके बाद हमें देखो एक बात समझो, ये 3.002 ग्राम है ना, इसको जब तुम सॉल्व करोगे मतलब तुम जब स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो यही वैल्यू पुट करना, बट अपने रफ वर्क में जब तुम इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसको 3 ही कंसीडर करना, क्योंकि 0.002 का कोई मतलब थोड़ी है तो ये 3 ही ना, मतलब अप्रॉक्स 3 है, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, इसलिए बता रही हूँ। बाकी तुम दिखाने के लिए पूरी वैल्यू पुट करना है, लेकिन रफ वर्क में कैलकुलेशन में सिर्फ 3 कंसीडर करना। ठीक है, टेम्परेचर हो गया तुम्हारा, और क्या दिया है तुम्हें, सॉल्यूट का क्या वेट है, सॉल्यूट क्या है 3.002 ग्राम, जो कि तुम्हारा हो जाता है 3 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया है तुम्हारा, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तुमको 2.55। ठीक है,
और क्या दिया है तुमको, मॉलिक्यूलर मास हमें पता ही करना है, और क्या दिया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम है तुम्हारा क्या, देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब बोला है ना, तो हम इसको 100 कंसीडर कर लेंगे, 100। ठीक है, अब आ जाओ, चलो अब जो जो दिया है वो वैल्यू पुट कर दो। पाई भी हो गया हमारा, चलो लिखो यहाँ से। पहले यहाँ पे फॉर्मूला वापस लिखते हैं, पाई बराबर WB अपॉन MB इंटू R इंटू T अपॉन V। देख लो एग्जैक्ट यही है ना। अब चलो जल्दी से इस पर वो मतलब देखो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इसको इस साइड ले आओ, है ना। मॉलिक्यूलर मास को एक साइड कर लेंगे, जो कि हमें जो निकालना है, तो WB अपॉन पाई इंटू R इंटू T इंटू V। अब इसे वैल्यू पुट करो। वेट क्या है तुम्हारा, वेट है तुम्हारा 3। देखो मैं सिर्फ दिखाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन इसको रफर पे जब मैं कैलकुलेशन करूँगी तो मैं इसको 3 सोचूंगी। तुम्हारा गैस कांस्टेंट क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है तुम्हारा 0.0821, और इसको भी कंसीडर करना क्या, सिर्फ 0.08 इतना, ये छोड़ देना, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हो गया तुम्हारा गैस कांस्टेंट हो गया। अब क्या तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। ठीक है, काम करो इसको थोड़ा उठा के घर ले आते हैं। 298 केल्विन। अब क्या है आगे, 298 केल्विन हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब अपॉन में देखो, अपॉन में हमारा ऑटोमेटिक प्रेशर क्या है, 2.55 इंटू वॉल्यूम कितनी दी गई है, 100। ठीक है, अब इसको हम क्या, ये बताओ सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब कहाँ लिखा है, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब होता है या मिलीलीटर होता, अगर जब भी तुम्हें लीटर में तो नहीं दिया ना, सॉल्यूशन दिया है क्या, नहीं ना, तो तुम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर वो मिलीलीटर में दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब देखो मिलीलीटर दे दिया होता या सेंटीमीटर क्यूब दे दिया तो तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ वापस अपनी कैलकुलेशन पे। जब तुम इसका सब काटन कुटी करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा 288.02 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा क्या, ये निकल के आ गया तुम्हारा आंसर। लो तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे क्वेश्चन किया है। देखो हमने सबसे पहले देखा कि पूछा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें क्लिक हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, हमने इसका फॉर्मूला पुट किया। फिर हम देखा हमें गिवन क्या क्या है, हमें टेम्परेचर दिया है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, हमें मास दी है। ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो बस वैल्यू जो दी है उसको गिवन पे लिखो। सबसे क्यों गिवन पे लिखना ज़रूरी होता है, हमारे हम गलती से बचे जाते हैं। फिर अपनी कैलकुलेशन कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री में ना मतलब ज़्यादातर बस तुम यहीं तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट लगा, उसके बाद बाकी सारी मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, फॉर्मूला पता है तो कर ले जाओगे, और तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी तो कर ले जाओगे, वरना एंड में अगर तुम गलती कर दिए कैलकुलेशन में तो क्या मतलब है फिर तुम्हारा। ठीक है, तो हो गया, हमने क्या किया, हमने अभी तक सब कुछ कंप्लीट पढ़ लिया, सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर हो गया ख़त्म। हमने साथ में किए क्या, हमने करी थ्योरी। ठीक है, इसके साथ हमने करा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और साथ में हमने सब कुछ समझा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे और समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। टाटा।